नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2014 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों में, उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या आ सकती हैं, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि पहली परिमेय संख्या मैंने ले लिया 1/2, ठीक है, और दूसरी परिमेय संख्या मैंने ले लिया 3/4। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मान आएगा 0.5 और इसका मान आएगा 0.75। अब इसके बीच में अनंत संख्या हो सकती है जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो संख्याएं अनंत होंगी, यानी कि इसके बीच में अनंत संख्या होंगी और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए p/q के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए अनंत तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि 65 और 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य है तो यम का मान क्या होगा। अब मौसा क्या होता है, यहां पर दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों का गुणनखंड निकाल लीजिए और उनमें जो कॉमन होगा वही उसका मौसा होता है। ठीक है, जैसे कि 65 का गुणनखंड अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 5 × 13 हो जाएगा। और 117 का गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 9 × 13 हो जाएगा। देखिए 9 × 27 के साथ हाथ में 2, 9 2 11, 117 आया ना। तो यहां पर इन दोनों गुणनखंड में क्या कॉमन है, आप कहेंगे कि दोनों गुणनखंड में 13 कॉमन है। 13 कॉमन है यानी इसका मौसा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 13 इसका मौसा होगा और इसका मौसा ऑलरेडी हमें इतना दिया गया है, यानी इसका मान जो होगा वो 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये -117 है और इसके बराबर है, यानी ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 65 यम बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 117 + 13 यानी कि 130 हो जाएगा। 65 से इसको काट दे तो 65 दूनी 130 होता है, यानी यम का मान सीधे तौर पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक परिमेय संख्या 5/19 वह इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। हमें पहले दिया गया है परिमेय संख्या 5/19, तो मैं 5/19 एज इट इज लिख लेता हूं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इसके योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, मान लीजिए कि एक संख्या 5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम -5 होगा। मान लीजिए कोई एक संख्या 6 है, उसका योज्य प्रतिलोम -6 होगा। मतलब कि जो संख्या दी गई है उसमें क्या जोड़ दें कि योगफल 0 आ जाए। तो 5 में -5 जोड़ देंगे तो योगफल 0 आ जाएगा, 6 में -6 जोड़ देंगे तो योगफल 0 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ दें कि इसका मान 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि -5/19 जोड़ने पर इसका मान 0 आ जाएगा, यानी ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। अब हमसे क्या बोला गया, योज्य प्रतिलोम के गुणनफल। अब इन दोनों का गुणा करना था, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो माइनस आ जाएगा और 50 25 हो जाएगा और 19 का 19 में गुणा करेंगे। देखिए 9 9 81 का एक हाथ में 8, 9 और 8 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17। उसके बाद से देखिए ये 19 हो जाएगा, ये 1 9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 और 1 3, 361 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 361, यानी -25/361 हो जाएगा। यहां तक हम लोग हो गया गुणनफल का। अब बोला जा रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए ये हमने योज्य प्रतिलोम देखा कि एक ऐसी संख्या जिसमें कोई एक ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए जब उसका मान 0 हो जाए तो वो उसका योज्य प्रतिलोम बोला जा रहा था। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/6 होगा, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर हमें मान 1 प्राप्त होना चाहिए। योज्य प्रतिलोम में मान 0 देखते हैं और इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में मान 1 देखते हैं। तो अब हमें इसमें क्या गुणा कर दे कि इसका मान 1 आ जाए, क्या गुणा कर दे कि इसका मान 1 आ जाए, तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसमें माइनस का 361/25 से गुणा कर देता हूं तो मान 1 आ जाएगा। अब इसमें इतने से गुणा करने पर मान 1 आ रहा है, यानी कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा -361/25। -361/25 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए यहां पर ये दिया गया है और बोला जा रहा है सरलीकृत करिए, यानी कि इसको सरल करना है। तो देखिए यहां पर
5.47 का 2 बार गुणा है माइनस 4.53 का 2 बार गुणा है। यानी कि अगर हम लोग 5/5.47 को a मान लें तो ये क्या है a स्क्वायर, और इसको अगर b मान ले तो ये माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, a प्लस बी, यानी a के जगह यहां रख दिया मैंने और b के जगह 4.53 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 5.47 माइनस का हो जाएगा 4.53, ठीक है। और बटे नीचे कितना हो जाएगा, नीचे दिया गया 0.94। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1, 6 और 4 10 का 0 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, इसका मान 10 आ जाएगा। और गुणे यहाँ पर देखिए इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ बचा 4, ये कट जाएगा, ये दशमलव का इतना आ जाएगा। और बटे में कितना था, बटे में आपका 0.94 था, तो ये इससे एज इट इज कट जाएगा और हमारा मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमारा उत्तर क्या आएगा, 10 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 10 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय इतना रुपया है तो सी की आय हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि सी की आय मान लीजिए x रुपया है, सी की आय x रुपया, ये सी का हो गया, ठीक है, सी का आय x रुपया है। अब देखिए बी का क्या बोला गया था कि बी की जो आय है वो सी का 30% है, तो बी का आय क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सी का 30% यानी 30/100 कर देंगे, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, इसका मान आ जाएगा 3x/10, ये बी की आय हो गई। और सी और उसके बाद से ए की आय के लिए क्या कंडीशन दिया गया था कि जो ए की मासिक आय है वो बी की आय का 20% अधिक है, तो बी का तो हमें इतना पता चल गया 3x/10, तो ए का आय क्या हो जाएगा, इसका 20% अधिक है, यानी कि 120% इसका हमें निकाल देना सीधे तौर पर। तो 3x/10 गुणे 120/100, मैंने 120/100 क्यों किया, क्योंकि यहां पर बोला गया कि 20% अधिक था, तो 100% तो पहले ही था और 20% और उसका जुड़ गया यानी 120% हो गया, तो इसलिए मैंने 120 किया। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ये ऊपर हो जाएगा 12 3 36x और नीचे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 4 से काट देंगे तो 4 9 36 और ये 25 बार में जाएगा, यानी 9x/25 आ जाएगा। अब हमें क्या दिया गया था कि तीनों की प्रति माह का जो आय था वो 74,700 था, यानी कि पहला देखिए ए का हमारा कितना आ गया 9x/25, बी का कितना आया था 3x/10 और सी का कितना आया था x, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा मान आ जाएगा 74,700। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर एलसीएम हमें क्या लेना है, एलसीएम 50 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18x प्लस 15x और प्लस 50x बराबर का ये 74,700, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 और 15 33 और 50 83 हो जाएगा, 83x/50 बराबर ये 74,700। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब अगर 83 से हम लोग इसको काट दें तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 900 बार में, 900 बार में जाएगा, और 900 जो आएगा उसका तिर्यक गुणा करेंगे 50 से, तिर्यक गुणा करेंगे 50 से, तो 900 गुणे 50 करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। ये किसका मान आएगा, ये यक्स का मान आएगा। और यक्स हमने क्या माना था, यक्स सी की आय हमने माना था, वहीं तो पूछा गया था कि सी की आय क्या है, तो 45,000 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 10 मीटर हो तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या होगी। अब झील जो है वो घनाभ होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई और गहराई दी गई है, तो यहाँ पर हमें इसमें इतना घन मीटर पानी दिया गया है, यानी सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि घनाभ का आयतन दिया गया है। आयतन हमें दिया गया है, लंबाई हमें पता है, चौड़ाई पता है, केवल ऊंचाई निकालना है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई पता है, ऊंचाई निकालना है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर इसका आयतन जो कि हमें दिया गया है 1200 घन मीटर। यहां तक क्लियर। लंबाई हमें 40 दिया गया है, चौड़ाई हमें 10 दिया गया है, ऊंचाई हमें निकालना है बराबर 1200 हो जाएगा, यहां पर 1 0 एक्स्ट्रा लग गया था, 1200 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए 1 0 2 0 से ये 2 0 काट देता हूं और 4 3 12, यानी यच का मान क्या आ जाएगा, यच का मान आ जाएगा आपका 3 मीटर। दिए गए विकल्प में देखिए इसकी गहराई यानी हाइट कितना हो जाएगा 3 मीटर। दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि ABCD एक समचतुर्भुज है तब। ABCD एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए कुछ इस प्रकार से समचतुर्भुज होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजा पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 अंश पर काटते हैं और विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये पॉइंट जहां पर इसके विकर्ण काट रहे हैं मैं इसको O मान लेता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इसके जो विकर्ण होंगे वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि जितना OA होगा उतना ही OC होगा और जितना OB होगा उतना ही OD होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 90 अंश पर काटते हैं, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। यानी AB का स्क्वायर जो होगा, AB का स्क्वायर जो होगा, जो AB का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर धन OB के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां तक क्लियर? मैं देखिए यहां पर लिख रहा हूं AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर धन OB का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस में तो ही मैंने लगाया है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब OA ये वाली लंबाई थी, ये क्या है? ये टोटल AC की लंबाई का आधा है। क्यों? क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं इसके विकर्ण। तो OA को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA को AC का, यानी ये पूरे विकर्ण का 1/2 लिख सकते हैं। तो OA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AC/2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो होगा नहीं। इसी प्रकार से OB की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए ये OB है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? DB का DB/2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? चलिए अब यहां पर देखिए 1/2 मैं कॉमन ले लूं तो चूंकि स्क्वायर है तो 4 नीचे आ जाएगा और ये इधर तिर्यक गुणा होकर के क्या हो जाएगा? 4AB स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? और बराबर AC स्क्वायर धन BD स्क्वायर या फिर DB स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए AC स्क्वायर धन BD स्क्वायर देखिए किस में दिया गया है? AC स्क्वायर धन BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर। वहीं तो मेरा आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः क्या हैं? देखिए यहां पर ये त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, और इस त्रिभुज में ये कोण x है और ये कोण y है। ठीक है, अब इन दोनों का मान हमें निकालना है। देखिए यहां पर ये दोनों तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, तो जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये भी होगा, यानी कि y का मान सीधे तौर पर आप क्या लिख देंगे? 80 अंश लिख देंगे। अब इस त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये 80 अंश हो गया, ये 50 अंश हो गया, यानी दोनों को मिलाकर के 130 अंश हो गया। और 180 में से 130 अंश घटा देंगे तो मान आ जाएगा 50 अंश, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। हमसे क्रमशः पूछा गया था x y का मान, तो x का मान 50 और y का मान 80। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 50 80 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक एलिवेटर किसी खादान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय क्या होगा? इसमें केवल एक पॉइंट आपको पकड़ना है। देखिए क्या बोला गया है कि एलिवेटर जो है वो जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है। ठीक है, अब एलिवेटर क्या होता है? सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जब जिस प्रकार से कोयले की खदान में मजदूरों को नीचे ले जाया जाता है खदान में, तो एक लिफ्ट टाइप का जो होता है जो कि उनको नीचे खदान के अंदर ले जाता है, उसी को ही एलिवेटर कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ये समतल भूमि है, ये समतल भूमि है और यहां से 10 मीटर ऊंचा, देखिए बोला गया ना एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से, यानी यहां से एलिवेटर चलना शुरू हो रहा है और 350 मीटर उतरने में, यानी कि यहां से यहां 10 मीटर हमारा पहले से हो गया, जमीन के ऊपर 10 मीटर की बात कर रहा था और इसके नीचे 350 मीटर जमीन में उतरने की बात कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस जो चली जा रही है, चूंकि 10 मीटर ऊंचा से चला जा रहा है तो यहां से टोटल डिस्टेंस कवर होगा ना, तो 350 मीटर तो खादान के अंदर और जमीन के ऊपर 10 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल चली गई दूरी क्या हो जाएगी? टोटल चली गई दूरी 360 मीटर हो जाएगी। 360 मीटर हो जाएगी। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब 360 मीटर टोटल चली गई दूरी हो गई। अब हमसे यहां पर दिया गया था कि गति दिया गया है, यानी स्पीड दिया गया है। स्पीड कितना दिया गया है? स्पीड आपको दिया गया 6 मीटर प्रति मिनट दिया गया, 6 मीटर प्रति मिनट दिया गया। ठीक है,
तो अब इसको हम लोग को क्या निकालना था, समय निकालना था। तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल हो जाता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया गया है, आप कहेंगे कि 360 और चाल कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो इससे अगर हम लोग काट दें तो 60 इसका क्या आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा, 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए 60 मिनट किसमें दिया गया है, यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1 घंटा दिया गया है। 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा एचसीएफ हमें दिया गया है 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी लौसा एलसीएम हमें दिया गया है 525। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सबका मान दिया गया है, केवल n2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, एलसीएम का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे कि 525 दिया गया है। उसके बाद से एचसीएफ का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे 35 दिया गया। n1 का मान 175 दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगर और n2 का मान हमें निकालना है, इसको मैं 25 से काट दूं तो कितने बार में जाएगा, 25 दूनी 50 और 21 बार में जाएगा। और 25 से इसको काटें तो कितने बार में जाएगा, 25 छक्का 150 और 25 सते 7 से इसको काट दें तो 3 बार में जाएगा। और 35 तियां 105 हो जाएगा, यानी कि n2 का मान क्या आ जाएगा, 105। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 105 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या है। मान लीजिए कि वो मूलधन x रुपया है, मूलधन मान लीजिए कि x रुपया है। ठीक है, और यहां पर हमसे बोला गया कि 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाते हैं, यानी कि इसमें मूलधन शामिल होगा। ठीक है, तो अगर केवल ब्याज हम लोग निकालें तो ब्याज क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि टोटल जो राशि हो रही है इसमें से मूलधन को घटा दीजिए, तो 2600 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए अब आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सबका मान दिया गया है, मूलधन कितना है, ये हमने माना है x, तो मैं x रख देता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 5% दिया गया है, तो मैं यहां पर 5 रख देता हूं। और समय कितना दिया गया है, 6 वर्ष दिया गया, तो 6 रख देता हूं बटे 100। और इसका ब्याज का मान हमने कितना निकाला है, 2600 माइनस एक्स, तो इसके जगह मैं क्या रख दूंगा, 2600 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर। देखिए अब यहां से देखिए, इसको अगर मैं काट दूं तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। फिर इसको काट दें तो 2 से तो 2 तिहाई 6 और ये 10 बार में जाएगा। अब 10 का इधर तिर्यक गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26,000 माइनस 10x बराबर इधर बचा है आपका 3x। ठीक है, अब देखिए ये 10x इधर माइनस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 13x बराबर क्या आ जाएगा, 26,000। 13x बराबर 26,000, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि 26,000 में 13 से भाग दे दीजिए, तो 13 दूनी 26 यानी 2000 इसका मान आएगा। क्या आएगा, 2000। यक्स का मान 2000 आ गया। यक्स हमने क्या माना था, यक्स हमने मूलधन माना था, जो कि मूल राशि होती है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 2000। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें। तो यहां पर देखिए 10 मीटर दिया गया, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया मीटर। और प्रति सेकंड की बात की गई थी। ठीक है, प्रति सेकंड की बात की गई थी, तो यहां पर देखिए 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, तो आप कहेंगे 1 सेकंड में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट मिलकर के 1 घंटा होता है, तो इतना आपको करना होगा। ठीक है, ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 6 6 36 ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि टोटल मान क्या आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चित्र में कोण B बराबर 70 अंश दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये कोण का मान 70 अंश दिया गया है। कोण C बराबर 60 अंश दिया गया है, इसका मान 60 अंश दिया गया है। E जो है यानी ये वाला जो पॉइंट है, बोला जा रहा है BC का मध्य बिंदु है, इस पूरी लाइन का ये मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से देखिए कहा जा रहा है F जो है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी इस पूरी लाइन का F मध्य बिंदु है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि FEB का मान क्या होगा। देखिए FE और B ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में अगर
एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो ये वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के बिल्कुल पैरेलल होती है, तीसरी भुजा के बिल्कुल समानांतर होती है। यानी कि अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ई हो गया, ई एफ हो गया और ये ए सी हो गया। ये देखिए ये ई एफ हो गया और ये ए सी हो गया। इसको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है जो कि ये वाली रेखा आप मान सकते हैं बी सी वाली, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला जो कोण होता है वो इस वाले कोण के बिल्कुल समान होता है। ये प्रमेय आपने पढ़ा होगा। तो वहीं तो है, यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है और ये जो रेखा है बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये वाला जो कोण होगा वहीं वाला तो कोण ये भी होगा। यानी कि जब ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश हो जाएगा। यानी एफ ई बी का मान क्या आ जाएगा, 60 अंश आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जब ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझोले और अंत में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए छोटे ब्रैकेट से जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर -2 पर घात -1 दिया गया है। जब भी घात -1 होता है तो वो व्युत्क्रम हो जाता है उसका। यानी कि -2 पर अगर -1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि माइनस का कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पर ये माइनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो 2 है अंक वो व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इस पर भी व्युत्क्रम है यानी -1 है, तो ये फिर व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी कि माइनस तो एज इट इज रहेगा और 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके ऊपर भी -1 है तो इसका मान फिर क्या आ जाएगा, आप इस कहेंगे इसका मान फिर से -1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब फिर से इस पर -1 है यानी फिर से इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो इसका मान -2 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर और c मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, घनाभ बोला जा रहा है और घनाभ के 3 संलग्न फलक की बात की जा रही है। मान लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो एक आयताकार कमरा है, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये एक घनाभ की तरह से हो जाएगा। और जब घनाभ होगा तो आप अपने छत के किसी भी कोने पर देखिए तो वहां पर जो 3 फलक आकर के मिल रहे हैं, जैसे कि एक दीवार, उससे सटा हुआ दूसरा दीवार और छत, ये 3 फलक हो गए। और उसी 3 फलक का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर और c मीटर स्क्वायर। ये हमें दिया गया है 3 फलक जो कि लगे हुए हैं, एक दूसरे से संलग्न है। तो इसका आयतन हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब अगर मैं इसको अंडर रूट में रखूं और यल स्क्वायर कर दूं, फिर बी स्क्वायर कर दूं, फिर एच स्क्वायर कर दूं, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जब बाहर अंडर रूट से निकलेगा तो फिर से हमें यही प्राप्त हो जाएगा, यानी कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, ठीक है। अब देखिए एल स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यल गुणे बी। देखिए यहां से एक यल मैंने लिया, यहां से बी मैंने लिया, अभी भी यल और बी एक एक बचा हुआ है। ये एक ब्रैकेट में मैंने कर लिया, उसके बाद से दूसरे ब्रैकेट में मैं कर दूं बी गुणे एच, यहां से एक बी जो बचा हुआ था वो मैंने लिया और एच यहां से एक मैंने लिया, तो ये हो गया। और तीसरे ब्रैकेट में मैं कर दूं एच गुणे यल, देखिए एच गुणे यल कर दूं, तो यहां से एक जो एच बचा हुआ है और यल जो एक बचा हुआ था वो मैंने कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने आखिर इस फॉर्म में क्यों किया, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई है। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि आपका जो छत था, छत में देखिए लंबाई और चौड़ाई आता है, उसमें ऊंचाई तो आता नहीं छत में। तो ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि घनाभ का एक फलक दिया गया है, घनाभ का एक फलक का क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का एक फलक का क्षेत्रफल हो गया जिसका मान हमें a दिया गया है। तो इसके जगह मैं डायरेक्टली a रख सकता हूं लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पर, ठीक है। और देखिए चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया गया है। अब जो दीवार होगा उसकी हाइट भी होगी, तो जो भी हाइट वाले जिसमें भी दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी हाइट दिख रहा है, तो ये दोनों जो है वो दीवार के क्षेत्रफल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 फलक हमें कोई भी दिया गया, अब यहाँ पर नहीं बताया गया कि कौन दीवार है कौन छत है, तो हमें कोई भी ए बी सी कोई भी हम मान रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका बी मान रख दिया और इसका मान मैंने सी रख दिया, क्योंकि ये क्षेत्रफल ही तो था, ठीक है। अब देखिए, अब अंडर रूट ए बी सी, अंडर रूट ए बी सी यही हमारा मान हो जाएगा उस घनाभ का
एक तरीके से आयतन हो जाएगा। क्यों आयतन होगा? क्योंकि हमने LBH यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहीं लेकर के तो हम चले थे और इसी को लेकर के हमने ये मान निकाल दिया और इसी के फॉर्मेट में हमसे पूछा गया था, यानी √ABC हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। घनाभ का आयतन √ABC होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी √ABC मीटर क्यूब इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी संख्या, यहां पर देखिए संख्या दिया गया है 6 से पूर्णतया विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, हमसे ये पूछा गया है कि ये संख्या 6 से विभाजित हो रही है पूरी तरीके से, तो ए के जगह पर कौन सा अंक आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है और कंडीशन ये है कि वहां पर सबसे बड़ा अंक होना चाहिए चारों विकल्पों में से। ठीक है, चलिए देखिए, कोई भी संख्या 6 से विभाजित हो तभी हो सकती है जब वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, और 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इसका जो इकाई का अंक है वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5 रख दूँ ए का मान, तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 9 रख दूँ तो क्या ये 2 से विभाजित हो सकता? नहीं होगा, इसलिए ए का मान 9 भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब देखिए 8 और 6 दिया गया है, दोनों यहाँ पर 2 से विभाजित होगा, इसलिए दोनों को हम लोग लेकर के फिर से आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 8 को पहले चेक करता हूँ। क्यों मैं 8 ही को पहले चेक कर रहा हूँ? क्योंकि हमसे बोला गया सबसे बड़ा अंक होगा, सबसे बड़ा, तो 6 और 8 में बड़ा 8 ही तो है, इसलिए मैं यहाँ पर ए का मान 8 लेकर के चल रहा हूँ। अब 3 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। इसके सभी अंकों को जोड़ करके अगर 3 से भाग दे और वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगी। तो देखिए 6 + 2 8 + 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 9 27, 27 1 28, 28 5 33, 33 और 8 41, 41 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ए का मान यहाँ पर 8 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास एक ही विकल्प केवल बचा, ही एक ही विकल्प बचा 6। तो एक बार 6 को रख करके देख लेते हैं। तो 6 2 8 5 13, 3 16, 2 18, 9 27, 1 28, 5 33, 33 और 6 39। ए का मान मैंने 6 रख दिया तो 39 आ रहा है, जो कि 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। अब जब 3 से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगा, और ऑलरेडी 6 2 से भी विभाजित है, यानी कि ये 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 से विभाजित होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम 5 धन ऋण यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 बोला गया था, तो पहली संख्या 2 होती है अभाज्य संख्या, उसके बाद से दूसरी संख्या 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 7, उसके बाद से 11। ये प्रथम 5 संख्याएं हो गई। अब इन तीनों को, पांचों को जोड़िए तो 2 3 5 5 10 7 17 और 11 28 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 28। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जतिन और प्रिया के पास मिला करके 41 रुपए हैं। जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपए अधिक है। प्रिया के पास कितने रुपए हैं? ध्यान से देखिएगा, मैं मान ले रहा हूं कि प्रिया के पास x रुपए हैं, प्रिया के पास मैं मान ले रहा हूं कि x रुपए है। ठीक है, तो जतिन के पास कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे कि 41 - x हो जाएगा। क्यों 41 - x होगा? क्योंकि दोनों को मिलाकर के 41 रुपए था, तो जब एक के पास x हो गया तो दूसरे के पास 41 - x होगा। x मैंने किसका माना है? प्रिया के पास माना है कि प्रिया के पास x रुपए है। आगे पढ़िए, जतिन के पैसों का 1/4, जतिन के पैसा ये वाला था तो इसका 1/4, प्रिया के पैसों के 1/7, प्रिया का पैसा ये था, इससे 1/7 से 2 अधिक है। कौन सा? ये 2 अधिक है, यानी कि इसको बराबर लिखने के लिए हमें इसमें 2 जोड़ना होगा। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करके x का मान केवल निकाल लेना है। तिर्यक गुणा कर देते हैं। पहले यहां से एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 14/7 = 41 - x/4। तिर्यक गुणा करिए, 4x + 14 × 4 = 56 बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 7 और 7 × 4 = 28 और माइनस का 7x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -7x इधर माइनस में, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 4x पहले से और 7x और जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 11x बराबर, अब देखिए 56 इधर प्लस में, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 287 में से 56 घटा दीजिए तो देखिए 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, और उसके बाद से 8 में से 5 जाएगा तो
3 बचेगा और ये 2। अब इसको 11 से काटे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, यानी कि यक्स का मान 21 आ रहा है। यक्स हमने क्या माना था? यक्स माना था कि प्रिया के पास रुपए की संख्या, तो एक्स के पास टोटल कितने रुपए हैं? 21 रुपए हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर जो होता है वो वृत्त की परिधि होता है, जिसका मान हमें 44 सेंटीमीटर दिया गया है। अब 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा और गुणे आर बराबर 44 हो जाएगा। ठीक है, 22 दूनी 44, ये पूरा कट जाएगा। आर का मान सीधे तौर पर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर पता चल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 22/7 पाई का मान और आर का मान मैंने 7 निकाला था, तो 7 गुणे 7 यानी 7 स्क्वायर मैंने कर दिया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 7 का 22 से गुणा कर दीजिए तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लिया कि वो संख्या 10x + y है, मतलब कि दहाई का अंक 10, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y मान करके आप सॉल्व करेंगे। और इसी प्रकार से कहा जा रहा था कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ पर 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पर अंकों का क्रम पलट जा रहा है, यानी कि 10y + x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान एक्स वाई इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक और इक्वेशन बनेगा x + y = 7, क्योंकि यहाँ पर दिया गया ना कि दोनों का अंक, तो ये दहाई का अंक था और ये इकाई का अंक था, दोनों के अंकों का योग 7 दिया गया है। तो इन सभी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। हम लोग क्यों इस प्रोसेस को फॉलो करें? यहाँ पर जब हमें डायरेक्टली बोला गया है कि यदि कि दोनों अंकों का योग 7 है, तो देखिए 2 5 7, 3 4 7, 5 2 7, 4 3 7, यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि 27 जोड़ने पर अंकों का क्रम पलट जाता है, तो इसमें अगर मैं 27 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा? 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5। ये इसका देखिए पहले 25 था, अब 52 हो गया, तो ये क्रम बिल्कुल पलट गया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। 52 दिया गया, 52 में अगर मैं 27 जोड़ता हूं तो 2 और 7 9 और उसके बाद से 5 और 2 7। क्या ये अंकों का क्रम बदल रहा है? नहीं, अंकों का क्रम बदलने का मतलब कि इकाई के अंक पर 2 था और दहाई के अंक पे 5 था, तो अब दहाई के अंक पे 2 होना चाहिए था और इकाई के अंक पे 5 होना चाहिए था। इस प्रकार का तो हो नहीं रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से 43 में जब हम लोग 27 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? देखिए 7 3 10 के 0 हाथ में 1 और 4 2 6 और 1 7, 70 आ रहा है, तो इसका भी क्रम नहीं बदल रहा है। 34 में अगर 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 4 और 2 6, तो ये भी इसके क्रम नहीं बदल रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, टैली चिन्ह में हम लोग किस प्रकार से निरूपित करते हैं? 1 को दिखाने के लिए यहाँ पर 1 इस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 को दिखाने के लिए 2 लाइन, 3 को दिखाने के लिए 3 लाइन, 4 को दिखाने के लिए इसी प्रकार से 4 लाइन खींची जाती है, और जब 5वें की नंबर आती है तो यहाँ पर 4 लाइन ही रहती है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं। ठीक है, और जब 6 को दिखाना रहेगा तो 5 को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है ये तो ऐसे हो ही जाएगा और 1 लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से 7 को दिखाने के लिए ये एज इट इज रहेगा और 2 लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2, 5 कहने का मतलब कि ये ऊपर वाली एज इट इज। ठीक है, और इसी प्रकार से 8 को दिखाने के लिए ये ऊपर वाली एज इट इज और 3 लाइन खींच देंगे। और इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 10 को दिखाना रहेगा तो यही चीज़ 2 बार रिपीट हो जाएगा, क्योंकि एक बार करेंगे तो 5 को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरी बार करेंगे तो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमसे केवल 5 के बारे में पूछा गया था, 5 का टैली चिन्ह, तो क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए ये वाला उत्तर हो जाएगा, यानी 4 लाइन खींच करके उसको क्रॉस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाइन खींच करके क्रॉस इसमें किया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से केवल कटती है, स्वयं से केवल विभाजित होती है। तो दोनों संख्याएं केवल स्वयं से विभाजित हो रही हैं, यानी कि उनका गुणनखंड क्या हो जाएगा? उनका गुणनखंड मान लीजिए a है तो केवल स्वयं से विभाजित होगी, यानी a गुणे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई b है तो वो केवल स्वयं से विभाजित होगी, यानी b गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा क्या होता है? जो दोनों में गुणनखंड में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन केवल एक ही तो होगा।
ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर एक संख्या दिया गया है और कहा जा रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो यहां पर देखिए 7 2 बार आया हुआ है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, इनके स्थानीय मान का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 700 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 700। और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ये अगर मैं आगे 0 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटाने के लिए बोला गया था, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 9। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा। 699.93, 699.93। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। इस स्थिति में शिक्षक की उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि जब समस्या का पता हमें चल गया तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो रेमेडियल टीचिंग किया जाता है उसे उपचारात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों को भिन्न का योग करते समय क्या प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पर इनको पहले इसका और इसका एलसीएम लेना था, उसके बाद इसको सॉल्व करना था। लेकिन इन्होंने किया क्या है, इन्होंने सीधे सीधे अंश को अंश में जोड़ करके, एक में एक जोड़ करके 2 लिख दिया है और हर में हर को जोड़ करके 2 + 3 5 लिख दिया है। तो यहां पर बच्चे को एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ाना होगा। ठीक है, तभी बच्चा इस प्रकार के भिन्नों को जोड़ पाएगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चों की सहायता करें। तो यहां पर बच्चा भिन्न के परिमाण को समझ रहा है लेकिन जोड़ने में दिक्कत कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे जोड़ने के बारे में पूछा गया था। तीसरा देखिए, इसमें अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे। तो ये भी विकल्प निगेटिव है क्योंकि बच्चे का जब बेस ही क्लियर नहीं होगा कि आखिर भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो इस पर आधारित वो प्रश्नों को आगे भी गलत करते जाएंगे। तो बच्चे का बेस मजबूत करना इंपॉर्टेंट है और यहां पर यह विकल्प कह रहा है कि बच्चे को छोड़ दीजिए, वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे सीख जाएगा। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एलसीएम लेकर के इसको जोड़ना है, तो आप कितना भी अभ्यास करा देंगे वो गलत ही अभ्यास करेगा। ठीक है, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लॉसा की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें। यह सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है क्योंकि यहां पर बच्चा एलसीएम नहीं ले पा रहा था, इस वजह से सही से जोड़ नहीं पाया और अंश को अंश में जोड़ दिया और हर को हर में जोड़ दिया। तो एलसीएम की अवधारणा को समझाना यहां पर इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्य को क्रम से लगाइए। पहला दिया गया है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर माप के विभिन्न कंडीशंस दिए गए हैं और उनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे अवलोकन करते हैं किसी भी चीज़ को। आप लोगों ने वैन हील का सिद्धांत पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे आकृतियों को या फिर कैसे समझते हैं आकृतियों को देख करके। इसी प्रकार से जब कोई भी संरचना बच्चे देखते हैं तो उसके माप वो एक आकृति ही तो है। तो सबसे पहले बच्चा उसको अवलोकन करके उसके बारे में सीखता है। तो पहले नंबर पर अवलोकन वाला विकल्प आएगा। यहाँ पर देखिए, बच्चा जब अवलोकन करके सीख लेगा उसके बाद से अमानक इकाइयों से वो तुलना करता है। जैसे कि एक डंडा ले लेगा, उससे मापा जाएगा। डायरेक्टली उसको मानक इकाई तक नहीं पहुंचाते, पहले वो अवलोकन किया, उसके बाद से अमानक इकाई यानी कि कोई डंडा हो गया, कोई धागा हो गया, इससे बच्चा नापता है। उसके बाद से मानक इकाई की बात की जाती है, यानी कि अब बच्चा धीरे धीरे स्टैंडर्ड एक तरीके से इकाइयों के बारे में जानेगा। जैसे कि 1 मीटर कितना लंबा होता है, फीट कितना लंबा होता है, ये सभी चीज़ें जानेगा। और इसके बाद सभी जो लंबाइयों का मानक इकाई होता है उसके बीच रिलेशन फाइंड करता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये अंत में आएगा सभी इकाइयों में रिलेशन को फाइंड करना। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले बच्चा अवलोकन के माध्यम से मापता है, उसके बाद से अमानक इकाइयों जैसे कि डंडा हो गया, किसी एक तरीके से धागा हो गया, उससे मापता है। उसके बाद मानक इकाइयों की बात होगी और अंत में सभी मानक इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करने की बात होगी। तो पहला विकल्प जो दिया गया है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो मानक इकाई मैं कितने नंबर पर बता रहा हूं, वो आपको 3 नंबर पर बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अवलोकन होगा, तो अवलोकन 1 नंबर पर, दूसरा अमानक इकाई और तीसरा मानक इकाई और चौथा सभी मानकों इकाई में रिलेशन को फाइंड करना। तो ये पहला वाला विकल्प जो होगा वो तीसरे नंबर पर होगा। हमें क्या बोला गया था? क्रम से लगाने के लिए बोला गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
दूसरा विकल्प दिया गया है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो अमानक मैंने क्या बताया था, दूसरे नंबर पर बताया था। सबसे पहले अवलोकन बच्चा करेगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थी सरल अवलोकन, देखिए अवलोकन आपको दिख गया तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, तो ये पहले नंबर पर बच्चा केवल देख करके उसके बारे में सीखता है कि ये लंबा है, चौड़ा है, क्या है, वो केवल अवलोकन के माध्यम से उसके बारे में जानता है। ठीक है, उसके बाद से अंतिम में देखिए क्या दिया गया, शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। मीटरी इकाई यानी कि लंबाई की विभिन्न इकाइयां जो होती हैं, जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, इन सब के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये अंतिम में आएगा चौथे नंबर पर, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर आएगा सबसे पहले। तो चारों विकल्पों में देखेंगे तो एक ही विकल्प में तीसरा सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद से दूसरा, उसके बाद से पहला वाला यानी कि मानक इकाई से तुलना करने वाला, और अंत में चौथा यानी कि संबंध स्थापित करने वाला। तो हमारा क्रम क्या बना, हमारा क्रम बनेगा 3 2 1 4, जो कि विकल्प डी में दिया गया। विकल्प नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तो केवल सवाल का उत्तर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गणित के बारे में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में गणितीयकरण कर पाए, यानी कि जो कुछ भी बच्चा गणितीय संक्रियाएं सीख रहा है वो अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। केवल उत्तर देना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिकतर सूत्रों को याद करना, रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सभी जो शब्द होते हैं वो निगेटिव होते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक तरीके से रटने पर जोर ना दे करके सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करने पर ज्यादा जोर देता है। तो याद करना, रटना, ये सभी हमेशा निगेटिव होंगे, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बहुत जल्द सवालों को हल करना, बहुत जल्द करना या फिर टाइम लगाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे सवाल को हल कर ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जल्दीबाजी नहीं दिखाना है या फिर बहुत देर नहीं करना है, वो बात ही नहीं होनी चाहिए। मेन ये है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, बहुत जल्दी कर ले रहा है या फिर बहुत टाइम लगा रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, एक ही विकल्प बच्चा सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। यही मैं बोल रहा था कि जो कुछ भी गणितीय संक्रिया बच्चा सीख रहा है विद्यालय में, उसको दैनिक जीवन में लागू कर पा रहा है या नहीं। मान लीजिए कि बच्चा टॉफी खरीदने गया दुकान पर, अब उसने बोला कि एक टॉफी मुझे दे दीजिए, और उसने 10 रुपये दिए और 5 रुपए का टॉफी था, तो बच्चे को 5 रुपए रिटर्न मिलेगा। ये बच्चा समझ पा रहा है या नहीं, क्योंकि जोड़, घटाना, गुणा, भाग वो बच्चा संक्रिया विद्यालय में सीख रहा है। अब उन संक्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में यूज कर पा रहा है या नहीं, लागू कर पा रहा है या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा को बताना है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहां पर डायरेक्टली क्षेत्रफल के बारे में बता दिया गया, जबकि हमें उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से उस क्षेत्रफल के बारे में बताना है। तो डायरेक्टली हम उस आकृतियों के क्षेत्रफल की बात नहीं करेंगे, विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। सूत्र यहां पर निगेटिव कर दे रहा है विकल्प को। क्यों निगेटिव कर दे रहा है? सूत्र का डायरेक्टली अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इससे क्या होगा कि बच्चा सूत्रों को रटने पर ज्यादा जोर देने लगेगा, जबकि हमें बच्चे को यह समझाना है कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई चौड़ाई, यहाँ पर तो 2D फिगर था तो उसे बच्चा समझ गया एक तरीके से, जिसमें 4 भुजाएं थी। आयत में 4 ही भुजाएं तो होती हैं, लेकिन मान लीजिए कोई 5 भुजा वाला आ गया, कोई 6 भुजा वाला आ गया, तो उसमें कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ना कि सूत्र रटना इंपॉर्टेंट है। तो सूत्र की वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया। पहला देखिए, भिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का स्पष्ट करना। सूत्र जहां पर भी दिख जाए आपको हमेशा निगेटिव मान करके चलना है, क्योंकि सूत्र रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिर वो सूत्र आता कहां से है। क्योंकि बच्चा रट करके उसमें वैल्यू पुट करके उत्तर तो निकाल लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ पाएगा अगर डायरेक्टली हम लोग सूत्र बताएंगे तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ते हुए गणित को पढ़ाने की बात करता है। अब बच्चे के हथेली की बात की जाए, नोटबुक की बात की जाए, पत्तों की बात की जाए, ये सभी चीजें बच्चे अपने परिवेश में देख रहे हैं और इससे जोड़ करके बच्चे को कहीं ना कहीं क्षेत्रफल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। तो ये बच्चे के लिए एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, EF
एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई एक वृत्त है जिसकी जीवा मान लीजिए ये है ई और एफ। इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो मैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर इसको कर देता हूँ। कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई केंद्र है और यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये 13 सेंटीमीटर बताया गया है। तो कहा जा रहा है कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ये कितना लंबा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये O था और ये A था, तो OA की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि जब भी केंद्र बिंदु से जीवा पर हम लोग लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ तक क्लियर। तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये होगी, और टोटल लंबाई 10 थी, तो जाहिर सी बात है ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करेंगे OA की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि हमें कर्ण की लंबाई पता है और ये आधार का लंबाई पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका मान कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 12 सेंटीमीटर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण अगर दिया गया है, यानी d की वैल्यू दी गई है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है d² बाई 2 होता है। ठीक है, अब पहले मान लीजिए कि d1 का मान d1 दिया गया और दूसरे d2 का मान मान लीजिए 2d हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण को दोगुना करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए d1 का मान क्या हो जाएगा, d1 का मान मैं मान ले रहा हूँ कि d है, तो d2 का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2d हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, d² बाई 2 और डिवाइडेड बाई दूसरे का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे अब d2 की जगह 2d हमें रखना है, तो 2d का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या माना जाएगा, d² बाई 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4d² बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, d² से d² कट जाएगा, और ये जो 4 है ये यहाँ पर आकर के गुणा हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि a2 का मान अगर तिर्यक गुणा कर दे तो पहले वाले के 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि वार्षिक समस्या किसे कहते हैं, यानी इबारती वाले प्रश्न जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि यही प्रश्न आप देख लीजिए, ये इबारती वाला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली जैसे कि कोई एक प्रश्न जिसमें अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 2 + 2 बराबर कितना होता है, तो बच्चा इसका उत्तर तुरंत निकालेगा कि 4 होता है। लेकिन अगर मैं यहीं बच्चे को शब्दों में पिरो करके बताऊं कि आप दुकान पर गए, पहले आपने 2 टॉफ़ी खरीदा, फिर आपने 2 टॉफ़ी और खरीदा, अब आपके पास टोटल कितने टॉफ़ी हो गए, तो अगर बच्चा को डायरेक्टली बताया जाता है कि 2 + 2 का मान क्या होगा, तो बच्चा उत्तर निकाल ले रहा है। लेकिन जब उसको इबारती वाले प्रश्नों में पिरो करके दिया जा रहा है तो उसका उत्तर नहीं निकाल पा रहा है। इसका कारण क्या है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे पहले विकल्प से। दिया गया राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि वो एक तरीके से जोड़ गुणा घटाना ये सब कर सकता है, लेकिन चूंकि इबारती वाले प्रश्न है तो वो उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज है कि यहाँ पर जोड़ करना है, गुणा करना है, या फिर घटाना करना है, या फिर भाग करना है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि बच्चा अगर इंटरेस्टिंग क्लास है तो निश्चित तौर पर वो रुचि दिखाएगा पढ़ने में, और रुचि की वजह से वह स्व अनुशासित होता है, वो कक्षा में बाधा कभी भी उत्पन्न नहीं करेगा। विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। ये पहले वाले विकल्प के समान था। संख्या संक्रिया क्या होता है, यानी कि कई संख्याओं पर जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बारे में बोला जा रहा है कि राजन को ये नहीं समझ में आता। तो ये तो पहले विकल्प में भी बोला जा रहा था, तो दोनों गलत हो गया। इसके एक ही विकल्प बचा, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। ये विकल्प सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि जब पहली बार बच्चे गणितीय संक्रियाओं के डायरेक्ट फॉर्म से जब इबारती वाले प्रश्नों पर जाते हैं, यानी वार्षिक समस्याओं पर जाते हैं, तो बच्चे भाषा समझने में उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है, और
वहीं हमसे प्रश्न में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2014 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।